रानो चिड़िया मिठाई लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो मिठाई, मेरे घर में अंडा आया है। इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में मिठाई बांटी है। चिड़िया, केवल इतनी सी मिठाई? इतनी मिठाई में तुम हम पति पत्नी में लड़ाई कराओगी। गौरी बहन, आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू आ गया तो वो ये सारी मिठाई खा जाएगा। कालू के आने से पहले पहले मैं मिठाई खा लेती हूँ। गौरी कवि मिठाई खाने ही लगती है, तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, ये क्या? ये मिठाई कहाँ से आई? मुझे भी दो। गौरी, मुझे भी दो मिठाई। कालू, ये मिठाई चिड़िया मुझे देकर गई है, तुम्हारे लिए नहीं लाई। गौरी, मैं घर पर नहीं था। अगर मैं भी घर पर होता तो वो मुझे देती। लाओ, आधी मिठाई मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। गौरी, मैं ये मिठाई लूंगा। मगर मैं नहीं दूंगी। इसी बात पर गौरी कवि गुस्से में आकर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू कौवे को मारती है। कालू कौवा चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गौरी कवि डर जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, उठ जाओ, गलती हो गई मुझसे, ना करो मेरे साथ ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारी मिठाई ही ले लो। इससे तो अच्छा था कि वो मनहूस चिड़िया ये मिठाई ही ना लेकर आती। रोती हुई गौरी कवि बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे लेकर आती है। गौरी, तुम तो कह रही थी कि कालू कौवा पेड़ से गिरा है, मगर ये क्या? इसके सर पर तो किसी ने डंडा मारा है। बुलबुल, मुझे क्या पता, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। कौन हो तुम? और ये कौवी मेरे घर में क्या कर रही है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बस एक ही डंडा तो मारा है मैंने। कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार, अगर फिर से मुझे कालू कौवा कहा तो। गौरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरी जाति के तोते कहाँ हैं? मैं यहाँ कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने तोते दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को पता चल जाएगा कि गौरी कवि ने अपने पति के सर में डंडा मारकर अपने पति को पागल कर दिया है। गौरी कवि भी कालू कौवे के पीछे पीछे जाती है। कालू कवि, तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं बल्कि एक तोता हूँ, और तोता तोतों के साथ ही तो बैठेगा। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू जी, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू, ये कौन है कालू? वो काली कभी भी मुझे कालू कह रही थी, और वो मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है कि मैं कालू कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। फिर मिठू तोता और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कालू कौवा क्यों कह रहे हैं? ये तोते मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। गौरी, मिठाई तो एक बहाना था, तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो। मगर चिड़िया, इस बार बात बढ़ गई है। मैंने कालू के सर में डंडा मार दिया है, जिससे कालू की याददाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गौरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो? चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू जी को, वो तोतों के पास गया है। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते हैं। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ उन्हें दिख जाता है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस काली कपी से। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। एक तोता भला कवि का कैसे पति हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे अपने साथ लेकर जाने को तैयार नहीं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहिए कालू भैया, हमने मान लिया कि आप तोते ही हैं। गौरी, कालू को कुछ ना कहो, कहीं सच में ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे।
इस बुलबुल को सही समझ आई है। इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसे 1-2 दिन मिठू तोते और हरियाली तोती के घर में छोड़ आते हैं। 1-2 दिन में कालू ठीक हो जाएगा। तुमने फिर से मुझे कालू कहा, काली गंदी कभी। फिर रानू चिड़िया और गौरी का भी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मिठू भैया, आप 1-2 दिन कालू कभी को अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लग गया है। क्या तोता? हाँ जी, अभी हमें भी अपने आप को तोता कह रहा था, मगर ऐसा क्यों? हाँ, हरियाली, मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी को। उसी से याददाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो कभी। अच्छे भले पति का क्या कर दिया तुमने? ठीक है गौरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ दो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से चली जाती हैं। अपने जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बुरी लगती है मुझे वो काली कभी। आप सो जाएं, हमें सुबह बाग से अमरूद खाने भी जाना है। सुंदर तोती, क्या आप भी जाओगी हमारे साथ? मैं तुम्हारी सुल्तान। मिठू जी, कुछ ना कहे बेचारे को, वो पहले ही अपनी याददाश्त खो बैठा है। दूसरे दिन मिठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती, एक वो मोटी चोंच वाला मिठू और एक मैं सुंदर तोता, हम दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, मगर थोड़ी दूर होकर बैठो। दूर क्यों? एक तोता भला अपनी तोते से कैसे दूर हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हरियाली तोती डंडा उठाकर कालू कौवे के सर में मारती है। कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिठू भी आ गया था और गौरी भी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। गौरी, क्या तुमने वो मिठाई खा ली है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाती हूँ अपने पति को। मोटी चोंच वाले मिठू, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कांपा बना दिया। इसे घर ले जाओ, अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, मगर तोता नहीं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ और हरियाली तोती अपने बेटे किकी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। बच्चों, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं और हरियाली दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकले थे। आज उन्हें नदी पार घने जंगल में जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरते हैं तो गौरी कभी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। गौरी बहन, ये रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है। सब यहीं से गुजर के जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को अपने घर के पास से नहीं गुजरने दूंगी। तुम अपने घर जाओ। रानू छोड़ो, इस कभी के मुंह मत लगो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। पर हरियाली बहन, वो रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं, मगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती दूसरे रास्ते से चली जाती हैं। गौरी कभी बहुत खुश थी, वो जल्दी से अंदर जाती है। कालू, मैंने उन दोनों को भगा दिया। वो तोती तो डर गई, मगर चिड़िया चूं चूं कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चूं चूं करे तो 2 लगाना उसके, सब समझ आएगी। रानू चिड़िया और हरियाली तोती कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, बहुत जालिम है वो कौवे, उन्होंने हमें घने जंगल की ओर जाने नहीं दिया। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं नदी पर पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ शिकारी घने जंगल की ओर जा रहे हैं। शुक्र है चिड़िया, हम बच गए। हाँ हरियाली बहन, मगर अब हम दाना कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल में बड़े पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए हैं, आप दोनों वहाँ से जाकर वो मीठे फल तोड़ लें। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया बड़े पेड़ पर चली जाती हैं। वो दोनों अपना फल खा लेती हैं और अपने बच्चों के लिए भी तोड़ लेती हैं। हरियाली बहन, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, जहाँ हमें काले कौवों का डर न हो।
चिड़िया, हम ऐसे कहाँ चले जाएं? याद रखना, ऐसे काले कौवे हर जगह ही मिलेंगे। हरियाली, कल वो कौवे हमारे बच्चों को भी तंग कर रहे थे। चिड़िया, उन कौवों का तो काम ही यही है, देखना एक न एक दिन वो सुधर जाएंगे। हरियाली, न जाने वो दिन कब आएगा। फिर वो अपने घर जाकर बच्चों को फल खिला देती हैं। फिर वो बच्चे अपनी मम्मा से बातें करने लगते हैं। मम्मा, कल हमें भी साथ लेकर जाना, मैं आपका दाना ढूंढने में मदद करूँगा। मम्मा, याद है जब मैं और किकी आपके साथ गए थे तो किकी रास्ता भूल गया था। ये कहकर कुकू हंसने लगता है। बच्चों की बातें करने की आवाज कौवों के घर तक जा रही थी। कालू, एक बार तो जाना और बच्चों को चुप करा कर आना। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि आहिस्ता बोला करें, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अपने बच्चों से कहो कि आहिस्ता बोले, मेरी पत्नी की नींद खराब हो रही है। क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया की बच्ची, एक लगाऊंगा तो वहाँ जाकर गिरोगी। शोर सुनकर हरियाली तोती भी बाहर आ जाती है। कालू, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रहे हो? अपनी सहेली से कहो आहिस्ता बोले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है कौवे, तुम जाओ, हम चुप कर जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने चिड़िया के पेड़ के नीचे आग जलाई हुई थी। हरियाली तोती नदी से पानी पीकर आ रही थी कि वो आग को देखकर कौवों के पास जाती है। अगर आपने आग जलानी ही है तो किसी और जगह जला लें, यहाँ से हमारे घर तक भी जा सकती है। तोती, तुमने जो करना है कर लो, हम तो इसी पेड़ के नीचे आग जलाएंगे। कौन रोक सकता है हमें? हरियाली तोती जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाती है। वो कौवों से लड़ना नहीं चाहती थी। चिड़िया, जल्दी करो, उन कौवों ने हमारे पेड़ के नीचे आग जलाई हुई है। मैंने उनसे बात की मगर वो अपनी जिद। हरियाली बहन, अब हम क्या करें? वो कौवे तो किसी की बात नहीं सुनते। चिड़िया, आज हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है और आग का कुछ पता नहीं, और वो कौवे जिद पर हैं। वो आग बुझाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हरियाली बहन, अब ये कौवे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल से दाना लेने चले जाते हैं। वो कौवे आग सेकते हैं और फिर जलती हुई आग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हवा का झोंका आता है और चिंगारी सीधा जाकर चिड़िया के घर पर गिरती है और उनके घर को आग लग जाती है। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया के घर को लगी आग देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे घर को आग लग गई है, तुम्हारा घर जल रहा है। हरियाली बहन, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आती हैं, तो उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। हरियाली बहन, सब छिन गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ रानू बहन, बिना घर के इतनी ठंड में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे भी अपने घर को जलता हुआ देखकर रो रहे थे। हरियाली बहन, अब हम इस जंगल में और नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़ देंगे। हाँ चिड़िया बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, अब हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। अब रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी हरियाली तोती को एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। वो सब उस घर के पास जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में तुम कहाँ से आए हो? माँ जी, हम मुसाफिर हैं, हमें आज की रात अपने घर में रहने दे। हमें रात बहुत हो गई है, हमें सागर वाले जंगल में जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अंदर आ जाओ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बूढ़ी चिड़िया अकेली रहती थी। वो पक्षियों को दाना देती है। वो सब जल्दी से दाना खाते हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुश्किल में हमारी मदद की। बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? चिड़िया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। माँ जी, आप चिंता न करें, हम सागर वाले जंगल की ओर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब वहाँ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटी, वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं और ना ही मेरा दिल लगता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी।
फिर वो सब पक्षी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही वो सब वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर निकलते हैं। सागर वाले जंगल में पहुंचकर वो बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ तरह तरह के फल थे। चिड़िया, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। ऐसा जंगल तो मैं सपनों में देखा करती थी। हाँ हरियाली बहन, अगर हम पहले ही आ जाते तो आज हम यहाँ कितने खुश होते। माँ जी, आप बच्चों के साथ ही बैठें। मैं और हरियाली मिलकर घर बनाती हैं। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती लकड़ियाँ ढूंढती हैं और सूखा घास वो मिलकर शाम तक एक घर बना लेती हैं। वो घर बहुत सुंदर था। वो सब पक्षी उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी ओर काले कौवे अपने घर में सोए हुए थे कि उन्हें टक टक की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पेड़ पर उनका घर था, एक लकड़हारा उनके पेड़ को काट रहा है। इंसान लकड़हारे मत काटो, हमारे पेड़ को मत काटो, इस पर हमारा घर है। मैं काले कौवों के लिए ये पेड़ नहीं छोड़ सकता। लकड़हारा वो पेड़ काटने लगता है और वो पेड़ कट जाता है और साथ ही कौवों का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कौवे अपने घर को टूटता हुआ देख रहे थे। वो दोनों कौवे ठंडी रात में बिना घर के एक पेड़ की डाल पर बैठे कांप रहे थे। कालू, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी रात में बिना घर के। मेरा शरीर भी जम चुका है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा हो। तेज बारिश में बूढ़ी कौवी अपना बैग लिए सागर वाले जंगल में नई आई थी। वो बूढ़ी कौवी तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी मिठू तोता वहाँ से गुजरता है और वो बूढ़ी कौवी के पास जाता है। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तोते बेटे, मैं अपने बेटे का घर ढूंढ रही हूँ। बहुत सालों पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस जंगल में आ गया था। मैं बेचारी बूढ़ी और लाचार अकेले वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने बेटे के पास चली आई। माँ जी, आपके बेटे का क्या नाम है? कालू। कालू कौवा है मेरे बेटे का नाम। कालू माँ जी आपका बेटा है? हाँ बेटे, वो मुझसे नाराज होकर वो जंगल छोड़कर चला आया। क्या तुम बता सकते हो कि मेरे बेटे का घर कहाँ पर है? माँ जी, उस काली कौवी और गोरी कौवी के घर का पता जंगल के हर पक्षी को है। वो बहुत आलसी, निकम्मे और एक नंबर के चोर है। क्या बेटा, गोरी कौवी ये कौन है? माँ जी, क्या आपको कालू ने नहीं बताया कि उसने शादी कर ली है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। माँ जी, आपके बेटे का घर पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिर वो बूढ़ी कौवी वहाँ से कालू कौवे के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, इतनी तेज बारिश में इस समय कौन आ गया है? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। गोरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम खुद जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो। निकम्मे कहीं के, कभी तो कोई काम कर लिया करो। इस समय भी न जाने कौन आ गया है सर खाने। फिर गोरी कौवी गुस्से में दरवाजा खोलती है। अरे बुढ़िया, इतनी तेज बारिश में घर में आराम नहीं आता, यहाँ क्या कर रही है? बेटा, क्या ये कालू कौवे का घर है? हाँ, घर तो ये कालू का ही है, मगर बुढ़िया तू तो बता, तुझे कालू से क्या काम है? आवाज सुनकर कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? फिर कालू कौवा अपनी माँ को अंदर ले जाता है। कालू बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैंने वो जंगल छोड़ दिया और तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या हमेशा हमारे साथ रहोगी? बेटे, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या यही काली कौवी मिली थी? इससे तो सुंदर कौवी हमारे जंगल में थी। माँ जी, काली नहीं गोरी, गोरी नाम है मेरा और मैं अपने जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। हाँ बेटी, वो तो दिख ही रहा है। माँ, ये बैग में क्या लेकर आई हो? कालू, क्या हो सकता है बैग में? 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, वो भी पड़े हुए। फिर वो बूढ़ी कौवी वो बैग खोलती है जिसमें बहुत सारे गहने थे। बेटा, ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। गोरी कौवी की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं।
माँ जी, इतने गहने आपने कहाँ से चोरी कर लिए? काली का भी चोरी के नहीं है, ये मेरे अपने हैं। ये गहने मुझे कालू के पिता ने बनवा कर दिए थे, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखे हुए हैं। फिर कालू की माँ वो सारे गहने अलमारी में रख देती है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कभी अलमारी के पास खड़ी थी। क्या देख रही हो? ये गहने मेरे हैं, हट जाओ यहाँ से, कहीं चुरा तो नहीं लिए? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अलमारी की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते कहीं मेरे गहनों की सफाई न कर देना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करना, मैं जानती हूँ तुम जैसी कपियों को। मेरी अलमारी को पंख मत लगाना। बूढ़ी सासू माँ जी, जब तुम मरोगी तो तब भी ये गहने मेरे ही होंगे। अरे काली कव्वी, इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर गौरी कभी अपने कमरे में चली जाती है। कालू, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो अब ये बूढ़ी माँ कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अकेली रहना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं। अब तुम मुझे नया घर बनवा दो, मेरा गुजारा तुम्हारी माँ के साथ नहीं हो सकता। जब देखो वो बूढ़ी मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। गौरी मेरी माँ है, अगर कुछ कहे भी तो सुन लिया करो। माँ है तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं सुन होती तुम्हारी माँ की चली कटी बातें। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। और माँ, आप भी गौरी से ज्यादा लड़ाई ना करना। बेटा, मैं कौन सी लड़ाई करती हूँ उस काली कवि से? उसकी नजर तो हर समय मेरे गहनों पर ही है कि कब मैं मरूं और कब वो मेरे गहने ले ले। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कभी बाहर जाती है और अपनी सहेली नीली कवि से सलाह करती है। नीली सहेली, मुझे कोई उपाय दो जिससे मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। अलमारी में गहने सजा कर रखे हुए हैं, ना मरती है ना अपने गहनों को पंख लगाने देती है। गौरी, ये भी कोई मुश्किल काम है? उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाओ और वहाँ छोड़कर वापस चली आना। कोई चील उसे खा जाएगी और तुम्हारी जान छूट जाएगी तुम्हारी बुढ़ी सास से। मुझे पता था कि मेरी सहेली कोई ना कोई उपाय निकाल लेगी। मैं आज ही उस बुढ़िया को पहाड़ों पर ले जाती हूँ और वहीं छोड़कर वापस चली आऊंगी। फिर गौरी कभी घर जाती है। माँ जी, चिड़िया ने हमारी दावत की है, हमें उसके घर जाना होगा। बेटी, दावत किस खुशी में? चिड़िया के यहाँ 2 अंडे हुए हैं, उसी खुशी में। हाँ, फिर तो जाना बनता है। फिर गौरी कभी अपनी सास को साथ लेकर पहाड़ों पर चली जाती है। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। अरे सासू माँ जी, मिठाई लेना तो मैं भूल गई। अरे बेटी, ऐसे खाली पंखों जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ बेटी, जाकर तुम मिठाई ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मैं यूँ गई और यूँ आई, मगर आप यहाँ से हिलना नहीं, वरना आपको मुझे पूरे जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी बेटी, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जाओ। फिर गौरी कभी अपनी बूढ़ी सास को वहीं छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। शाम तक गौरी की सास वहीं बैठी रहती है। ये बहू सुबह से मिठाई लेने गई है, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। फिर गौरी कभी की सास को दूर से चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। गौरी की सास रानू चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इलाका तो बहुत खतरनाक है। बेटी, मुझे यहाँ मेरी बहू ले आई थी। उसने कहा कि चिड़िया ने हमारी दावत की है, वो मिठाई लेने गई थी। मैं तो कब से अपनी बहू का यहाँ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। माँ जी, आपकी बहू का क्या नाम है? गौरी कवि, गौरी कवि है मेरी बहू। अच्छा माँ जी, तो अब समझ आया, वो गौरी कवि बहुत चालाक है, वो आपको यहाँ ठिकाने लगाने आई होगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया बूढ़ी कवि को खाना देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना, ये खाकर आप घर चली जाना। बेटी, एक आप हो जो मुझ जैसी बूढ़ी कवि का इतना ख्याल रख रही हो। मैं तो इस जंगल में अपने बेटे की खातिर आई थी, मगर मुझे क्या पता था, और वो कवि है कि मुझे मारना चाहती है। चिड़िया बेटी, अब मैं घर चलती हूँ, कहीं वो काली कवि मेरे गहने ना चुरा ले। अब ये गहने मेरे ही होंगे, अब तक कोई ना कोई चील उस बूढ़ी कवि को तो खा ही गई होगी। पीछे से गौरी की सास भी घर पहुँच जाती है।
मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ काली कव्वी। मैं तो चिड़िया के घर से दावत खा कर आ रही हूँ। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है चिड़िया। सासू माँ जी, मैं तो रास्ता भूलकर घर आ गई थी। कोई बात नहीं बेटी, बस मेरी अलमारी से दूर हट जाओ। मेरे गहनों को पंख मत लगाना, मैं ये किसी को नहीं देने वाली। गौरी कवि फिर से अपनी सहेली नीली कवि के पास जाती है। नीली, मेरी सास तो फिर से वापस घर में आ गई। मैं उसे पहाड़ों पर छोड़कर आई थी, लेकिन वो तो रात होने से पहले ही घर पहुंच गई। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? उपाय और भी बहुत है। तुम ऐसा करो, ये जहर की बोतल ले जाओ। तुम ये जहर अपनी सासू माँ के खाने में मिला देना, किसी को मालूम भी नहीं होगा और तुम्हारी सास से जान भी छूट जाएगी तुम्हारी। अब तो मेरी सास को मेरे पंखों से कोई नहीं बचा सकता। फिर गौरी कवि अपने घर चली जाती है। सासू माँ जी, आज मैं आपके लिए अपने पंखों से खाना बनाऊंगी। क्या बात है काली कवि, आज तो तू बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि गहने आज या कल तो मेरे ही होंगे, मगर मैं आपकी सेवा करूंगी और आज से कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। फिर गौरी कवि खाना बनाने लगती है। सासू माँ जी, मटके में पानी नहीं है, आप जाकर नदी से पानी भर कर ले आओ। रास्ते में जाकर गौरी कवि की सास को ख्याल आता है, ये काली कवि तो ऐसे मीठी मीठी बातें नहीं करने वाली, जरूर दाल में कुछ काला है। फिर बूढ़ी कवि खिड़की में छुपकर देखती है। 3 कतरे जहर के मिला दिए, ये बहुत है उस बूढ़ी कवि को मारने के लिए। गौरी की सास उसे खाने में जहर मिलाते हुए देख लेती है। सासू माँ, मटका तो खाली है, क्या आप नदी से पानी नहीं लेकर आई? बेटी, नदी में पानी नहीं था, नदी सूख चुकी है। दूसरी नदी का मुझे पता नहीं, तुम खुद जाकर पानी ले आओ। ठीक है सासू माँ जी, आप खाना खा लो, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी की सास वो जहर वाला खाना फेंक देती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है काली कवि। जब गौरी कवि बाहर जाती है तो उसे एक चील देख लेती है। अरे कवि, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुझे तो खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चील को देखकर मिठू तोता जल्दी से गौरी कवि के घर जाता है। चाचा चील दी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। माँ जी, आपकी बहू को चील ने पकड़ लिया है। गौरी की सास जल्दी से घर से निकलती है और एक लाठी भी साथ उठा लेती है। चील गौरी कवि को खाने ही वाली थी कि गौरी की सास लाठी मारती है और चील दूर जाकर गिरती है। बहू, जितना दिमाग मुझे मारने के लिए लगाती हो, खुद को बचाने के लिए भी उतना लगा लिया करो। चलो बेटी, घर चलें। सासू माँ, आपने मेरी जान बचाई और मैंने हमेशा आपकी जान लेने की कोशिश की। फिर वो दोनों सास बहू घर चली जाती हैं। माँ, वो खाना कहाँ है जो मैं आपको देकर गई थी? जिसमें तुमने जहर मिलाया था, वो खाना तो मैंने बाहर फेंक दिया था। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी और आपका ख्याल रखूंगी। अगर बेटी सच में तुम ऐसा कह रही हो तो जाओ, अलमारी से वो गहने निकाल लो। फिर वो दोनों सास बहू आपस में प्यार से रहने लगती हैं। रानू चिड़िया का जादुई आईना। बहुत भूख लगी है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है, जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था, हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था, सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो।
रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा न उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ। तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है? ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि का भोजन भी देखती है। गोरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे। मगर हाँ, ज्यादा लालच न करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता न करना। कल से हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, भला मुझे क्या जरूरत है लालच की, इतना थोड़ा है, भूख से मर रही थी, अब खाने को कुछ मिल गया है। फिर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब कोई भी पक्षी भूखा ना सोता था। जंगल में सबसे बड़ी मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति भी आई तो रानू चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करेंगे, सब पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे दाना लेने के लिए। वो चिड़िया तो पागल है जो मुफ्त में सब कुछ बांट रही है। गोरी कवि के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। गोरी कवि से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रानू चिड़िया से शीशा छीनने का उपाय सोचने लगी। हाँ चिड़िया, अब देखना मजा आएगा। फिर गोरी कवि कुछ सोचते हुए रानू चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं मर रही हूँ भूख से। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं अभी बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया शीशे के सामने मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, गोरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। गोरी बहन, नदी के पास एक झाड़ी है, वहाँ पर एक आलू का पौधा है, आप जाकर वहाँ से वो आलू खा लें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाती हूँ। गोरी कवि नाटक करती है और गिर जाती है। चिड़िया, मुझसे उड़ नहीं हो रहा, भूख के कारण मैं मर रही हूँ। चिड़िया, मेरा पेट खाली है और दर्द हो रहा है बहुत। गोरी बहन, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप मेरा इंतजार करना। मैं यूं गई और यूं आई। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है।
फिर गौरी कभी वो शीशा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आती है तो वो गौरी कभी को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गौरी कहाँ गई? इससे तो उड़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही रानू चिड़िया के सामने नजर पड़ती है तो वो जादुई शीशा गायब था। ये सब गौरी कभी का काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुरा कर भाग गई। फिर रानू चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें गौरी कभी की सारी बात बताती है। ये गौरी कभी हमेशा कोई ना कोई शैतानी ही करती है। चिड़िया बहन, गौरी कभी अपने घर ही गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम उसके घर जाते हैं और अपना शीशा वापस लेकर आते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया गौरी कभी के घर चले जाते हैं। मिठू भैया, गौरी तो यहाँ नहीं है। चिड़िया, वो कभी बहुत दुष्ट है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो घर नहीं आई होगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता गौरी कभी को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, मगर गौरी कभी इन्हें कहीं भी नहीं मिलती और वो थक जाते हैं। चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। कितना अच्छा जीवन चल रहा था, भोजन की भी कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस दुष्ट कवि की वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रात हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ। अंधेरे में मुझे भला कौन देखेगा। फिर गौरी कभी जो पहाड़ों में छुप गई थी वो अपने घर चली जाती है। देखना, अब बहुत मजा आएगा। पक्षियों को दाना बताने के लिए मैं उनसे काम कराया करूँगी। देखना, अब जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। एक बार मंत्र पढ़कर आजमा लेती हूँ, क्या मुझे मंत्र याद भी है कि नहीं। शीशे शीशे मुझे बता, गौरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। लेकिन गौरी कभी ये देखकर डर जाती है। उसे शीशे में एक पेड़ पर अपने सर लटकते हुए दिखाई देते हैं। गौरी कभी बहुत डर जाती है। गौरी कभी डर के मारे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है? शायद मेरे काम अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा होगा। गौरी कभी सो जाती है। वो जैसे ही सोती है उसे सपने में भी फिर से वही दिखाई देता है। गौरी कभी सारी रात ऐसे ही डरती रहती है। सुबह गौरी कभी को बहुत तेज बुखार था, वो सारी रात सो नहीं पाई थी। चिड़िया जल्दी करो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि गौरी कभी अपने घोंसले में ही सोई हुई है। हाँ मिठू भैया, जल्दी चलो, कहीं वो गौरी फिर से भाग ना जाए। फिर वो दोनों गौरी कभी की तरफ जाते हैं। दुष्ट काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गौरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा कम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं।